तो यो गाइस हम फिर आ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस बोन की जो कि तुम्हारे दिल को बचा के रखती है यानी कि स्टर्नम बोन। अब स्टर्नम का दूसरा नाम होता है चेस्ट बोन या फिर ब्रेस्ट बोन। इसकी लंबाई होती है 7 इंच या फिर सेंटीमीटर में देखें तो 17 सेंटीमीटर। सिचुएशन होती है इसकी मीडियन ऑफ एंटीरियर थोरेसिक वॉल यानी कि जो थोरेसिक वॉल है उसके मीडियन में यानी कि बीच में। अब आते हैं इसके सेक्स डिटर्मिनेशन पे कि ये कैसे जानेंगे कि लड़के की है लड़की की है। तो ये काफी सिंपल है क्योंकि मेल्स में ये लंबी होती है कंपेयर टू फीमेल्स, बस यही होता है। अब अगर थोड़ी पते की बात की जाए तो ये एक तलवार की तरह यानी कि स्वॉर्ड की तरह दिखती है, जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट यानी कि स्वॉर्ड को पकड़ने वाला पार्ट होता है मेनोब्रियम। उसके बाद में बीच वाला पार्ट होता है बॉडी। इसी को हम कहते हैं मीजोस्टर्नम। मीजो का मतलब होता है बीच में, स्टर्नम का मतलब होता है स्टर्नम बोन। और आखिर में थर्ड आता है हमारा जो नुकीला यानी कि पॉइंटी पार्ट जो तलवार का होता है वो, उसे हम कहते हैं मेटास्टर्नम। इसी का दूसरा नाम है जीफीस्टर्नम, जीफोइड प्रोसेस और एंसिफॉर्म प्रोसेस। अब अगर तुम ये याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सको तो कोई एक नाम याद कर लो। अब स्टर्नम के पार्ट्स डिवाइड करने के बाद में हम इन पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं मेनोब्रियम से। मेनोब्रियम स्टर्नम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है। ये दिखने में क्वाड्रिलेटरल होता है और ये ऊपर से ब्रॉड और नीचे आते आते नैरो हो जाता है यानी कि पतला हो जाता है, ऊपर चौड़ा होता है। अब जानते हैं इसका लेवल क्या है कि ये शरीर में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक वर्टिब्रे 3 और 4 के बीच में। इसी के बाद में इसके आगे जानेंगे हम इसके सरफेसेस को। तो सरफेसेस जैसे कि तुम देख सकते हो ये आगे से दिखता है और पीछे से दिखता है। तो एंटीरियर सरफेस में ए आता है जिसका मतलब होगा आगे वाला, और पोस्टीरियर सरफेस में पी आता है तो मतलब पीछे वाला। सरफेस के बाद में बात करेंगे हम इनकी बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर होते हैं इनके चार, सुपीरियर यानी कि ऊपर वाला, इंफीरियर यानी कि नीचे वाला, और साइड वाले यानी कि राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। लेटरल का मतलब साइड में। तो अब इन बॉर्डर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर में ऊपर होती है नॉच, जिसे हम कहते हैं सुपरा स्टर्नल नॉच। सुपरा का मतलब होता है ऊपर और स्टर्नल का मतलब स्टर्नम। तो सुपरा स्टर्नल हो गया स्टर्नम के ऊपर वाली नॉच यानी कि उसके सर पे बैठी हुई नॉच। इसी का दूसरा नाम होता है इंटरक्लेविकुलर नॉच। इंटरक्लेविकुलर का मतलब होता है दो क्लेविकल के बीच वाली नॉच। जैसा कि हम देख सकते हैं दो क्लेविकल के बीच में दिख रही है, तो इसलिए इसे कहते हैं इंटरक्लेविकुलर नॉच। इसी का एक और नाम भी है जो कि है जुगलर नॉच। अब जुगलर नॉच को तुम याद करोगे जुगलर वेन और जुगलर आर्टरी, लेकिन नहीं, वो नहीं है। जुगलर का मतलब ही होता है गला, और इसी के कारण यहाँ पे जो गड्ढा है यानी कि गले में जो गड्ढा है उसे कहते हैं जुगलर नॉच। अब सुपीरियर सरफेस पे हम सेकंड नॉच भी देखते हैं। सेकंड नॉच होती है क्लेविकुलर नॉच। पहले हमने देखी थी इंटरक्लेविकुलर नॉच, ये है क्लेविकुलर नॉच यानी कि यहाँ पे क्लेविकल आके अटैच होती है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने क्लेविकुलर नॉच। अब सुपीरियर बॉर्डर के बाद आते हैं हम इंफीरियर बॉर्डर में। तो इंफीरियर बॉर्डर में अटैचमेंट करा था उसके नीचे वाले यानी कि बॉडी पार्ट से। अब इनके मिलने की वजह से जो जॉइंट बन रहा है उसे हम कहते हैं मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। इस जॉइंट के बीच में क्या होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। उस एंगल का नाम होता है स्टर्नल एंगल ऑफ लुइस या फिर शॉर्ट में एंगल ऑफ लुइस। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसलिए ये लैंडमार्क रखा गया है। क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक प्लेक्सस। जो कार्डियक प्लेक्सस बनता है वो यहाँ से शुरू होता है बनना। और सेकंड पॉइंट होता है अपर लिमिट ऑफ बेस ऑफ हार्ट, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि बेस पार्ट है वो हार्ट का यहाँ पे होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आर्च ऑफ एओर्टा की स्टार्टिंग होती है। जो एसेंडिंग एओर्टा होता है, एसेंडिंग एओर्टा के बाद की जो नली होती है यानी कि आर्टरी होती है उसे हम आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं। तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म होता है, और यहीं से हमारा फोर्थ पॉइंट यानी कि डिसेंडिंग एओर्टा शुरू हो जाता है। और फिफ्थ पॉइंट आता है जो हमारा ट्रेकिया होता है जिससे हम सांस लेते हैं, वो यहाँ पे आके दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अब ऊपर नीचे के बॉर्डर देखने के बाद में हम आते हैं साइड वाले बॉर्डर पे यानी कि राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे क्योंकि एक जैसे हैं। तो इनमें सबसे पहले एक होता है कप शेप्ड डिप्रेशन, जिसमें फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज यानी कि जो रिब्स की कार्टिलेजेस हैं वो आके अटैच होती है। और उसके बाद में इनके नीचे होता है एक डेमी फेसिट। डेमी फेसिट मतलब आधा फेसिट। जो ऊपर था वो एक पूरा फेसिट समझ सकते हो, नीचे होता है डेमी फेसिट। अब डेमी फेसिट का भी काम यही होता है कि वो कोस्टल कार्टिलेज को अटैचमेंट देता है, लेकिन क्योंकि ये डेमी डेमी का मतलब होता है आधा, तो ये आधे कार्टिलेज को हेल्प करेगा अटैच होने में। बाकी आधा वो हम आगे देखेंगे। तो अब तक हमने पढ़ लिया स्टर्नम का ऊपर वाला यानी कि मेनुब्रियम पार्ट को। अब आते हैं उसके नीचे वाले पार्ट यानी कि बॉडी पार्ट पे, जिसे मेसोस्टर्नम भी कहते हैं। अब जो स्टर्नम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है बॉडी। ये बॉडी लॉन्ग होती है, नैरो होती है और थिन होती है।
और ये रेक्टेंगुलर दिखती है। इसका लेवल हो जाएगा थोरेसिक वर्टिब्रे 5 से लेवल 9 तक। अब इस बॉडी में होते हैं दो सरफेसेस, दो बॉर्डर और दो एंड्स। तो सबसे पहले हम देख लेंगे सरफेसेस में। तो सरफेसेस में सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीरियर सरफेस की। तो एंटीरियर सरफेस होती है फ्लैट यानी कि चपटी होती है, और इसमें कुछ कुछ रीजेस प्रेजेंट होती है। अब तुम सोचोगे यार रीजेस क्यों प्रेजेंट है, आगे तो कुछ है भी नहीं। तो देखो, स्टर्नम जब बनती है, जब तुम छोटे होते हो, तब वो काफी टुकड़ों में टूटी हुई होती है। जैसे जैसे वो मर्ज होती है, तो अब क्या होता है, जैसे दो बॉर्डर मर्ज हुए, ओके, तो वहां पे क्या हो जाता है, लाइंस पड़ जाती है। अब इन लाइंस को ही हम रीजेस कहते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। ये थोड़ा कॉनकेव शेप्ड होता है। कॉनकेव का मतलब कुछ इस तरीके का। सरफेस के बाद में हम बात करेंगे इसके एंड्स की। तो एंड्स होते हैं दो, अपर और लोअर एंड। अपर एंड में क्या होता है, एक डेमीफेसिट प्रेजेंट होता है। डेमीफेसिट हमने पहले देखा था मेनुब्रियम पे, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था। अब अपर एंड पे प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे एक और डेमीफेसिट प्रेजेंट है। अब ये दो डेमीफेसिट मिलके क्या बनेंगे, एक पूरा फेसिट बना देंगे। यहाँ पे अटैचमेंट होगा सेकंड कोस्टल कार्टिलेज का। ओके। अब लोअर एंड के बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके बॉर्डर्स की, ताकि समझ में आसानी से आ जाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो लेटरल बॉर्डर्स पे क्या होता है, कोस्टल कार्टिलेज थर्ड से लेके सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज तक अटैचमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोअर एंड की। तो लोअर एंड पे क्या होता है, एक डेमीफेसिट फिर से प्रेजेंट होता है। डेमीफेसिट यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब किस कार्टिलेज को हेल्प करेगा, सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज को। और उसके नीचे प्रेजेंट होता है जिफोइड प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ गए। तो जिफोइड प्रोसेस क्या है, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है स्टर्नम का। ये कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन बाद में जो है थोड़ा थोड़ा ऑसिफिकेशन हो जाता है, यानी कि बोनी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये शेप में अलग अलग भी हो सकता है। इसके ऊपर भी एक डेमीफेसिट प्रेजेंट होगा, जिससे ऊपर वाले यानी कि बॉडी और जिफोइड प्रोसेस दोनों मिलकर बनाएंगे एक पूरा फेसिट, जहां पे सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज आके अटैच होगा। अब तुम्हें पता होगा कि यार, जो रिब्स होती है वो तो 12 होती है, और यहाँ पे तो सेवंथ का ही अटैचमेंट हुआ। तो अब जो बाकी बच गई रिब्स, वो अटैच होंगी सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के कार्टिलेज से, और फिर वो पूरा सेवंथ कार्टिलेज जो है वो अटैच होगा यहाँ पर। अब ये जो अटैचमेंट कर रही है उन्हें हम कहते हैं ट्रू रिब्स। जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है, सेवंथ कार्टिलेज से अटैच हो रही है, उन्हें हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। और जो फ्लोट कर रही है, यानी कि जो अटैचमेंट ही नहीं कर रही, यानी कि ये वाली रिब्स, वो कहलाती है फ्लोटिंग रिब्स। ये रिब्स के तीन टाइप हो गए। और अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी कि इनके अटैचमेंट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनसे कौन कौन चिपका हुआ है। इसके लिए हम इसके फिर से तीन पार्ट करेंगे, यानी कि मेनुब्रियम, बॉडी और जिफोइड प्रोसेस। तो ये मैंने पहले ही क्यों नहीं बता दिया, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए हम अब बात करेंगे मेनुब्रियम के अटैचमेंट की। इसके हमने दो सरफेसेस देखे थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस में दो मसल्स आती है, जो कि है पेक्टोरियलिस मेजर, जो कि तुम्हारी चेस्ट की मसल है, और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, जो कि यहाँ की मसल्स होती है गले की। उसके बाद आते हैं हम पोस्टीरियर सरफेस पे। तो पोस्टीरियर सरफेस पे भी दो मसल्स होती है, जो कि है स्टर्नोहायोइड मसल। अब हायोइड से पता चल ही रहा होगा, ये हायोइड बोन से रिलेटेड है। और थायराइड से समझ में आ ही रहा होगा, ये थायराइड से रिलेटेड है। इसके और अदर अटैचमेंट की बात करेंगे तो हमें पता है कि जो स्टर्नम है उसके जस्ट पीछे हार्ट है। और क्योंकि मेनुब्रियम स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट है, तो हार्ट के भी जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो अब मेनुब्रियम को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, अपर और लोअर हाफ में। तो जो लोअर पार्ट होता है वहां पे फॉर्म होता है आर्च ऑफ एओर्टा। एओर्टा का मतलब महाधमनी। महाधमनी का मतलब जो सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, वो होती है एओर्टा। और एओर्टा का जो आर्च होता है वो होता है आर्च ऑफ एओर्टा। तो ये तो हो गया मेनुब्रियम के लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में क्या होता है, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन होती है, जो कि ये बड़ी सी वेन दिख रही है वो होती है। ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है। तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। उसके बाद में जो लेटरल पोर्शन है वो रिलेट करता है लंग्स और प्लूरा से। अब यहाँ पे मैं बता दूं, रिलेट का मतलब ये होता है, तुम अगर कोई सर्जरी वगैरह करोगे तो तुम्हें आसपास में वो स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने तुम्हें भी बता दिया। आगे चलते हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस के बाद में हम बात करते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच के बारे में। तो सुप्रा स्टर्नल नॉच अटैचमेंट देती है इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट के फाइबर्स को। और किसे अटैचमेंट देती है, जो दो सब डिवीजन है ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फेसिया। ये बहुत बड़ा नाम दिख रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो फेसिया होता है हमारी बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसी का एक डिवीजन है। और फोर्थ पॉइंट आता है क्लेविकुलर नॉच के बारे में, जो कि अटैचमेंट देता है कैप्सूल को।
और कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक की फीचर होता है साइनोवियल जॉइंट के लिए। और साइनोवियल जॉइंट अगर तुम्हें समझना है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। शॉर्ट में समझना है, जो हिलते डुलते जॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं साइनोवियल जॉइंट। अब आते हैं बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में एंटीरियर सरफेस पे हम देखेंगे कि पेक्टोरलिस मेजर, जैसे कि पिछला हमारा मेनुब्रियम पे प्रेजेंट था, वैसे ही यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। और अब इसके अगर पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो पोस्टीरियर सरफेस पे लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होता है स्टर्नोकोस्टालिस मसल। अब स्टर्नोकोस्टालिस इस पे भी प्रेजेंट, और आगे हम जो जिफर्ट प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें भी प्रेजेंट होगा। और थर्ड पॉइंट आता है, अगर इस बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में बांट दिया जाए तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, तो राइट साइड के पीछे क्या होगा, यानी कि पोस्टीरियरली होता है लंग्स और प्लूरा, जबकि लेफ्ट साइड में होता है लंग्स और प्लूरा प्लस जो लेफ्ट साइड का नीचे का पोर्शन है वहां पे होगा हार्ट, और हार्ट के साथ साथ वहां पे होता है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि पेरिकार्डियम। और आखिर में आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़े थे जो फैसेट्स होते हैं, यानी कि जो बॉडी में जो बीच बीच में फैसेट्स है, गड्ढे हैं, उन गड्ढों के बीच में जो स्पेस है वहां पे अटैचमेंट होता है इंटरनल इंटरकोस्टलिस मसल्स का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टलिस मेम्ब्रेन का। अब शायद ये नाम तुम पहली बार सुन रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है लंग्स में एक्स्ट्रा एयर फिल करने में, जबकि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो हेल्प करती है उस एयर को बाहर निकालने में, यानी कि एक्सेल करने में। मेनुब्रियम और बॉडी को पढ़ने के बाद में हम आ जाते हैं जीफर्ट प्रोसेस के अटैचमेंट पे। जीफर्ट प्रोसेस में एंटीरियर सरफेस होता है, वहां पे इंसर्शन होता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स का, और एपोन्यूरोसिस होता है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का, जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। अब अगर तुमने एपोन्यूरोसिस पहली बार सुना है तो मैं बता देता हूँ, एपोन्यूरोसिस वैसा ही है जैसे कि टेंडन होता है, बस टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है, लेकिन एपोन्यूरोसिस मसल्स को मसल्स से और मसल्स को बोन से भी जोड़ सकता है। तो ये दोनों काम करता है, और एपोन्यूरोसिस जो होता है पतले स्ट्रक्चर होता है, जबकि टेंडन जो होता है थोड़ा थिक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड पॉइंट आता है पोस्टीरियर सरफेस पे। तो पोस्टीरियर सरफेस पे डायफ्राम का ओरिजिन होता है और स्टेनोकोस्टालिस मसल्स का ओरिजिन होता है, और इसके जस्ट पीछे यानी कि पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है, एंटीरियर सरफेस होता है लीवर का। अब आगे और पीछे होने के बाद में हम साइड में देखें तो साइड में फिर से एपोन्यूरोसिस होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल्स का और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स का। अगर ये तुम्हें थोड़ा बहुत टफ लग रहा है तो जब तुम जिम चालू कर दोगे तब ये तुम्हें आसान लगेगा, इसलिए जिम जाओ। और अब आगे पीछे और साइड में जो हो चुका है, तो अब बात करते हैं ऊपर और नीचे की, यानी कि अपर एंड की। तो अपर एंड पे होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है किससे, तो बॉडी से, बॉडी यानी कि मीजोस्टर्नम से। और आखिर में फिफ्थ पॉइंट यानी कि लोअर एंड बच जाता है। लोअर एंड पे होता है लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जो कि जिफॉइड प्रोसेस से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है, और ये अगर तुम्हें देखना है मोस्ट प्रोमिनेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि तुम इस इमेज में देख सकते हो। और अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो अब हम बात करेंगे इसके डेवलपमेंट एंड ओसिफिकेशन की। डेवलपमेंट मतलब जो बच्चे से लेकर बड़े तक ये कैसे कैसे डेवलप होता है। ओसिफिकेशन का मतलब है ये कैसे हड्डी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इनिशियली तो ये सेल्स होंगे, टिश्यू होंगे, लेकिन ये हड्डी में कैसे कन्वर्ट होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेबी में क्या होता है। बेबी में होती है दो एक्सटर्नल प्लेट्स जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। अब ये दो साइड में होती है, ये आके फ्यूज हो जाती है। और फ्यूज कैसे होती है, पहले ऊपर से फ्यूज होती है फिर नीचे से फ्यूज होती है। इसी फ्यूजन की डायरेक्शन को कहते हैं हम क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में फ्यूजन होना। अभी फ्यूजन तो हो गया, इनका फ्यूजन होके ये बन गया स्टर्नम, लेकिन ये स्टर्नम किसका है, कार्टिलेज का है। अब कार्टिलेज से हमें कन्वर्ट करना है इसे बोन में यानी कि हड्डी में, तो इसलिए होते हैं ओसिफिकेशन सेंटर। ओसिफिकेशन सेंटर का मतलब है वो बिंदु जहां से इनका ओसिफिकेशन होना शुरू होता है। तो जो मेनोब्रियम है वहां पे होते हैं दो ओसिफिकेशन सेंटर जो कि फिफ्थ मंथ में अपेयर करते हैं। उसके बाद में नीचे वाले पार्ट पे यानी कि बॉडी पार्ट में होती है स्टर्नी ब्रे, क्योंकि जो बॉडी पार्ट है वो शुरू से बॉडी जैसा नहीं होता, वहां होती है स्टर्नी ब्रेज। अब स्टर्नी ब्रे नंबर्स में 4 होती है। तो जो ऊपर वाली यानी कि पहली और दूसरी स्टर्नी ब्रे है वहां पे होता है एक एक ओसिफिकेशन सेंटर, और जो नीचे वाली है वहां पे होती है पैर में यानी कि दो दो ओसिफिकेशन सेंटर। तो स्टर्नी ब्रे कौन सी हो गई, फर्स्ट और सेकंड जहाँ पे एक एक ओसिफिकेशन सेंटर है, थर्ड और फोर्थ जहाँ पे दो दो ओसिफिकेशन सेंटर है। और बॉडी के बाद में आता है हमारा जीफॉइड प्रोसेस। जीफॉइड प्रोसेस में एक ओसिफिकेशन सेंटर होगा। अब ये ओसिफिकेशन सेंटर भी लाइफ के अलग अलग टाइम में अपीयर होते हैं, जैसे कि मेनोब्रियम और फर्स्ट और सेकंड स्टर्निब्रे है उसमें फिफ्थ फीटल मंथ में ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जबकि थर्ड और फोर्थ स्टर्निब्रे फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जो जीफॉइड प्रोसेस है उसमें ओसिफिकेशन सेंटर थर्ड ईयर से आगे अपीयर होता है। तो अब ये ओसिफिकेशन सेंटर का रिजल्ट क्या होगा,
जो मेनुब्रियम वाले ओसिफिकेशन सेंटर है वो मेनुब्रियम को बना देंगे, जो स्टेनिब्रे के ओसिफिकेशन सेंटर है वो स्टेनिब्रे बना देंगे। और कितने स्टेनिब्रे बन जाएंगे? 4 स्टेनिब्रे बन जाएंगे। और जिफोइड प्रोसेस कुछ टाइम के लिए वैसा ही रहेगा, वो कार्टिलेजिनस रहता है लंबे टाइम तक, उसके भी हम आगे बात करेंगे। तो जो मेनुब्रियम है और जो फर्स्ट स्टेनिब्रे है वहां पे फ्यूजन तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे मेनुब्रे एक्सटर्नल जॉइंट होता है। फिर आता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेनिब्रे, ये फ्यूज हो जाते हैं, तो तुम्हारी 17 से 25 साल की उम्र में ये पूरी तरह से फ्यूज हो जाते हैं। और थर्ड और फोर्थ स्टेनिब्रे तुम्हारे प्यूबर्टी के बाद में फ्यूजन हो जाता है। और जो जिफॉइड प्रोसेस और फोर्थ स्टेनिब्रे है उनका फ्यूजन होता है आफ्टर 40 ईयर्स, यानी कि जब तुम ऑलमोस्ट बुढ़े होने वाले होते हो तब इनका फ्यूजन होता है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो इन शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले होती है दो स्ट्रक्चर, वो होते हैं फ्यूज, वहां पे उनका ओसिफिकेशन हो जाता है और फिर वो हड्डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये हड्डी भी टुकड़ों में होती है तो और फ्यूजन हो जाती है जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी होती है। अब बढ़ते हैं आगे, और अब आते हैं हम एनाटॉमी के सबसे फेवरेट टॉपिक्स पे, यानी कि क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी का सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं तो इसमें आता है बोन मेरो एग्जामिनेशन। जो हमारी स्टर्नम बोन है उसके ऊपर जो मेनुब्रियम प्रेजेंट है, जो उसका मेनुब्रियम पार्ट है, वहां से हम निकाल सकते हैं बोन मेरो को। और बात करें कि मेनुब्रियम से ही क्यों, क्यों बॉडी से नहीं और जीफी स्टर्नल से नहीं, तो इसलिए क्योंकि इसके पीछे होता है आर्च ऑफ एओर्टा। और अगर हमने कोशिश की बॉडी पार्ट से निकालने की तो हो सकता है वो हमारी सुई ज्यादा अंदर चली जाए और उससे हो सकता है एओर्टा पंचर, जिसकी वजह से सारे डॉक्टर की बैंड बज जाएगी कि भाई ये क्या हो गया। इसलिए हम प्रीफर करते हैं मेनुब्रियम से निकालने का। सेकंड पॉइंट आता है हमारा स्टर्नल एंगल का। स्टर्नल एंगल जो होता है वो से थोड़ा बहुत मूव करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन में मदद मिलती है। थर्ड पॉइंट आता है क्लिनिकल एनाटॉमी का, कि कुछ बच्चों में या फिर कुछ इंसानों में क्या हो सकता है, फनल चेस्ट। फनल चेस्ट का मतलब होता है जब स्टर्नम जो है तुम्हारे रिब केज के अंदर धंसने लग जाए, तो उसे कहते हैं फनल चेस्ट। इसी का अपोजिट हो जाता है पिजन चेस्ट। इसमें क्या होता है, स्टर्नम जो है आगे की तरफ आ जाता है। तो अब तुमने पिजन तो देखा होगा कैसे आगे से फूला हुआ रहता है, तो उस तरह से चेस्ट दिखने लगता है पिजन चेस्ट। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिलेटेड टू कार्डियक सर्जरी। जब हम कार्डियक सर्जरी करते हैं तब तुम्हें पता होगा कि आगे से पूरा जो है चेस्ट को फाड़ दिया जाता है। तो उस चेस्ट को फाड़ने के टाइम पे जो हमारी स्टर्नम बोन है उसे भी स्प्लिट किया जाता है, यानी कि दो टुकड़ों में बांट दिया जाता है मिड लाइन से। और आखिरी पॉइंट में आते हैं कि क्या होगा अगर स्टर्नल प्लेट फ्यूज ना हो। तो स्टर्नल प्लेट्स अगर फ्यूज ना हुई तो क्या होगा, हार्ट जो उसके पीछे है वो आराम से दिखने लग जाएगा बॉडी के बाहर कुछ इस तरीके से। और इसी कंडीशन को कहते हैं हम एक्टोपिया कॉर्डिस, जिसमें हार्ट जो है बाहर की तरफ दिखने लगता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अगर पार्शियल फ्यूज हुआ, यानी कि अगर पूरी तरह से फ्यूज नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, स्टर्नल फोरामिना। यानी कि फोरामिना का मतलब होता है एक छेद, तो स्टर्नम में छेद रह जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, बाइफिड जिफोइड, जैसे कि हमने पहले देखा था जिफोइड प्रोसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, तो बाइफिड जिफोइड प्रोसेस भी हो सकता है। इसी के साथ में स्टर्नम का वीडियो खत्म होता है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो तुम कमेंट कर सकते हो। लाइक से सब्सक्राइब करो और टाटा।